हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं मुकेश सत्रावल वेलकम्स यू ऑन योर ओन चैनल ड्यूको अकेडमी। आइए इस वीडियो के माध्यम से हम क्लास 10th की साइंस सब्जेक्ट की जो यूनिट नंबर 9 है आनुवंशिकता एवं जैव विकास, उससे रिलेटेड है जो हमारी कार्यपत्रक नंबर वर्कशीट नंबर 27, 28, 29 जो तीनों ही वर्कशीट है उनको यहाँ हम सॉल्व करने वाले हैं। और इस प्रकार है आप अपने जो यूनिट नंबर 9 है उसका कंप्लीट रिवीजन है इस इन तीनों वर्कशीट के माध्यम से कर पाएंगे। तो यहाँ पर हम डिफरेंट ऑलमोस्ट 10 to 11 जो क्वेश्चंस है उनको पुटअप करेंगे और उनको डिस्कस करेंगे। ओके, तो यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के बाद आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, हम दोस्तों के पास आप शेयर कर सकते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हमारा ये वीडियो। तो देखिए भाई, इसमें यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, क्या तितली और चमगादड़ के पंखों को समझात अंग कहा जा सकता है? यदि हाँ और अथवा नहीं तो क्यों? कहने का मतलब है कि यहाँ आपको हाँ ना का रीजन भी आपको देना है। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा, तितली और चमगादड़ के पंखों को समझात अंग है नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि इनके पंखों की उत्पत्ति एवं मूल रचना एक समान नहीं होती है। ये समवृत्ति अंग है। समवृत्ति मतलब सम कार्य है, एक जैसा कार्य है, क्योंकि दोनों के पंखों का कार्य एक समान है और उड़ने का काम में आते हैं। भाई जो तितली और चमगादड़ के पंख है, दोनों के जो पंख है वो उड़ने के काम आते हैं, इसलिए ये क्या है, समवृत्ति अंग है, न कि समझात अंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखिए क्या दे रखा है, चमगादड़ के पंख और पक्षियों के पंख समवृत्ति या समरूप अंग है, कैसे? तो आपको मतलब उसके साथ में रीजन भी देना पड़ेगा कि वो समवृत्ति है कि समरूप है। तो हमारा आंसर हो जाएगा चमगादड़ तथा पक्षियों के पंख समवृत्ति अंग होते हैं, क्योंकि दोनों के पंख उड़ने के काम आते हैं। पक्षियों के पंख अग्रपादों से तथा चमगादड़ के पंख अगली टांगों तथा धड़ के बीच की त्वचा से बने होते हैं, इसलिए समझात अंग नहीं होते। कहने की मतलब है कि इनकी जो उत्पत्ति है वो एक समान नहीं होती है, इसलिए ये क्या है, समझात अंग नहीं है, ये क्या है, समवृत्ति अंग है। ओके, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड है, इस वर्कशीट का लास्ट क्वेश्चन है, वो है कि मेंडल के प्रयोगों द्वारा कैसे पता चला कि लक्षण प्रभावी अथवा अप्रभावी होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, जब मेंडल ने मटर के लंबे और बौने पौधों का संकरण कराया तो उसे प्रथम पीढ़ी में सभी लंबे पौधे प्राप्त हुए थे, जबकि दूसरी पीढ़ी में 1/4 पौधे मतलब 25% पौधे हैं वो बौने प्राप्त हुए हैं। इसका अर्थ ये होता है कि प्रथम पीढ़ी में 2 लक्षणों में से एक ही लक्षण प्रदर्शित हुआ है, जबकि द्वितीय पीढ़ी में सेकंड जनरेशन में दूसरा लक्षण भी वो प्रकट हुआ है, जो कि कितना हुआ, 1/4 ओनली। तो इस प्रकार पता चला कि लक्षण प्रभावी भी होते हैं और अप्रभावी भी होते हैं। तो यहाँ पर जो बोनापन है वो अप्रभावी लक्षण है और जो लंबापन है वो यहाँ पर हमारा प्रभावी लक्षण कहा जाएगा। ओके, तो अब इस प्रकार हमारी वर्कशीट कंप्लीट होती है। अब बढ़ते हैं वर्कशीट नंबर 28 की तरफ। तो इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें क्या पूछा गया है, मानव में लिंग निर्धारण का आरेख चित्र बनाइए। तो आपको अपने जो बुक में दे रखा है वहां से आप बना सकते हैं, या फिर डायरेक्ट आप यहाँ से बना सकते हैं कि भाई मादा का है वो XX होता है और नर का XY होता है। तो इसको अलग अलग हमने गुणसूत्रों में चेंज किया है, तो XX और YY, और भाई इनका फिर हम क्रॉस सेक्शन करा लेंगे। तो यहाँ पे दोनों को यदि X और X से मैच वो करेंगे मैच, तो यहाँ XX लड़की लड़की हो जाएगा और यहाँ XY लड़का लड़का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है हमारा क्या, ग्रोवर जैन मेंडल का संक्षिप्त परिचय लिखिए। तो भाई हमें संक्षिप्त परिचय लिखना है, तो हम लिख देंगे यहाँ कि जॉन ग्रोवर मेंडल को आनुवंशिकी का जनक कहा जाता है। ये जर्मन भाषी थे, ऑस्ट्रियाई पादरी एवं वैज्ञानिक थे। इनका जन्म 20 जुलाई 1822 को ऑस्ट्रिया में हुआ था। इन्होंने मटर के पौधों पर प्रयोग कर आनुवंशिक के नियम है वो निर्धारित किए थे। इनकी प्रारंभिक शिक्षा एक गिरजाघर में तथा उच्च शिक्षा वियना विश्वविद्यालय में हुई थी। उन्होंने गिरजाघर में मटर के पौधे तथा अन्य जीवों के वंशानुगत गुणों का अध्ययन यहाँ पर किया था, क्योंकि जो मटर के पौधों पर प्रयोग किया था उन्होंने वो गिरजाघर में ही किया था, मतलब चर्च में वहीं काम करते थे, वहीं के चर्च के ही गार्डन में उन्होंने ये प्रयोग किए। आगे देखते हैं, आगे हमें लिखना है तथा आनुवंशिकता के 3 जो नियम उन्होंने बताया है। पहला नियम क्या बताया, प्रभाविता का नियम, फिर पृथक्करण का नियम और स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। हमारा इस वर्कशीट का जो थर्ड क्वेश्चन है वो पूछा गया है, उसमें है क्या, जीन प्रारूप और लक्षण प्रारूप में क्या अंतर है? तो हम एक तरफ जीन प्रारूप लिख देंगे, दूसरी तरफ लक्षण प्रारूप लिख देंगे, या फिर हम ऊपर नीचे भी लिख सकते हैं।
ठीक है। तो देखिए जीन प्रारूप में ये जीवों के जीन संगठन को व्यक्त करते हैं, जबकि लक्षण प्रारूप है वो उनके आकार, आकृति, रंग और स्वभाव को प्रकट करते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं फर्स्ट सेकंड क्या है। जीन प्रारूप वातावरण द्वारा प्रभावित नहीं होते हैं, मतलब जो जीन सीक्वेंस जो होता है वो होता है। आगे है वातावरण द्वारा ये है लक्षण प्रारूप है वो प्रभावित हो जाते हैं। थर्ड हमारा आंसर हो जाएगा इसमें, किसी जीव का जीन प्रारूप है वो जीवन पर्यंत एक समान होता है, जबकि जो वातावरण के बदलाव के साथ साथ है ये जो लक्षण प्रारूप है वो चेंज हो सकता है। ओके, तो इस प्रकार हमारी जो ये वर्कशीट नंबर 20 है वो भी कंप्लीट हो गई। इसके साथ हमारी जो वर्कशीट नंबर 27 है वो कंप्लीट हो गई। अब बढ़ते हैं हमारी वर्कशीट नंबर 29 की तरफ। ओके, तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन क्या होने वाला है। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ के दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन से अंग समजात है और कौन से समवृत्ति मतलब समरूप अंग है। तो देखिए फर्स्ट है हाथी की सूंड है एवं चिंपैंजी का हाथ है वो समवृत्ति अंग है, और चिड़िया के पंख और चमगादड़ के पंख ये भी समवृत्ति अंग है, मतलब सेम काम में आते हैं ये, है ना। और नाखून के पंख और बिल्ली का पंजा है वो समवृत्ति अंग है, तो ये भी सेम ही काम आते हैं किसी का। ठीक है, मनुष्य के जो नाखून होते हैं, बिल्ली का पंजा। ठीक है ना। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड में यहाँ दे रखा है मेंडल के पृथक्करण का नियम क्या है। तो इसमें हम लिख देंगे, इस नियम के अनुसार जब मटर के शुद्ध लंबे अर्थात शुद्ध शुद्ध बोने पौधों के मध्य संकरण कराया जाए तो प्रथम पीढ़ी में सभी लंबे पौधे प्राप्त होंगे, तथा स्व परागण करने पर द्वितीय पीढ़ी में 25% मतलब 1/4 पौधे हैं और 75% मतलब 3/4 पौधे हैं वो लंबे प्राप्त होंगे। तो जो इससे है इसी को ही क्या है पृथक्करण का नियम कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, डार्विन ने के सिद्धांत की परिकल्पना की थी। तो हम यहाँ लिख देंगे डार्विन ने प्राकृतिक, ये यहाँ प्राकृतिक लिखिए भाई के, है ना, प्राकृतिक वर्ण द्वारा जैव विकास के सिद्धांत की परिकल्पना की। तो आप जैसे बोर्ड एग्जाम में है उसमें भी डायरेक्ट आंसर न दीजिए, उसमें भी अपनी जो क्वेश्चन पूछा गया है उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है वो आंसर दीजिए। तो इस प्रकार यदि अपनी एग्जाम में आप बोर्ड एग्जाम में ऐसे आंसर देंगे तो आपको फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स हैं वो मिलेंगे। नेक्स्ट है जीवाश्म क्या है। तो देखिए जीवाश्म का हम लिख देंगे, प्राचीन काल के अनेक प्रकार के जीवों, पौधों एवं जंतुओं के मृत अवशेष चट्टानों में परिरक्षित हैं और उन्हें ही जीवाश्म कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, अलिंग गुणसूत्र क्या है। ये मानव में कितने अलिंग गुणसूत्र होते हैं। तो हम यहाँ लिख देंगे, मानव में अलिंग गुणसूत्र लिंग गुणसूत्रों के विपरीत होते हैं और इनकी संख्या 22 युग्म अर्थात 44 गुणसूत्र होते हैं। तो भाई लिंग गुणसूत्रों का तो क्या काम क्या होता है, लिंग निर्धारण का, और इनका काम है वो लिंग निर्धारण का नहीं होता है। और हमारे इस वीडियो का जो लास्ट क्वेश्चन है वो है समजात और समवृत्ति अंगों में अंतर बताइए। तो समजात अब आपने जो वर्कशीट में आगे पढ़ा है, इस वीडियो में आपने सुना है, तो वो चीज़ अब आपको क्लियर हो गई होंगी। तो भाई जो समजात अंग है उनकी उत्पत्ति सेम होती है और समवृत्ति का मतलब उनका काम सेम होता है। तो हम यहाँ लिख देंगे, वे अंग जिनकी उत्पत्ति एवं संरचना एक समान होती है उन्हें क्या कहते हैं, समजात अंग कहते हैं, लेकिन उनके कार्य है वो भिन्न होते हैं। तो जैसे मनुष्य के हाथ और गाय के अग्रपाद है तो सेम उत्पत्ति बट मतलब उनके कार्य अलग है। समवृत्ति में क्या होता है कि उनके एक जैसे ही कार्य होते हैं लेकिन उनकी मूल रचना उत्पत्ति भिन्न होती है, जैसे तितली और चमगादड़ के पंख। ओके, तो ओके दोस्तों, इस प्रकार है हमारा ये जो वीडियो है वो कंप्लीट हो गया है। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा है, और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए एवं दोस्तों के पास सब्सक्राइब करने के साथ शेयर कर सकते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच। एक नई वीडियो के साथ में फिर आपसे हम मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। आप हमारे ये वीडियो भी चेक कर सकते हैं। ओके, बाय।